हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में हम बात कर रहे थे। और आपने काफ़ी सारे प्रक्रम अभी तक पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में आपने फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन पढ़ा है, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, आपने ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे पढ़ लिया है। और ट्रांसपोर्टेशन आपने पढ़ा था एनिमल में। आज हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट में किस प्रकार से होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो चीज़ें होती है, जो मटेरियल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। चलिए, तो आपने पढ़ा था मानव में परिवहन। मानव में परिवहन किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आप ये पढ़ चुके हैं। इससे पहले आपने क्या किया था, जो हार्ट का आपके पास डायग्राम आता है, हार्ट के डायग्राम को आपने क्या किया था, स्टडी किया था, अच्छे से समझा था। नेक्स्ट आपने जाना यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आप किसे कहते हैं, जिसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आपने जाना था सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। और इसके बाद आपने जाना कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है, आपका हार्ट जो है वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर के बना है, आपके हार्ट की फंक्शनिंग क्या है। और इसी के साथ आपने पढ़ा यहाँ पे ब्लड के बारे में और डबल सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र आपने यहाँ पे पढ़ा था, जिसमें आपने इस इमेज के बारे में पढ़ा था। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र आपने क्या कहा था कि जब हार्ट में जो ब्लड है हमारे बॉडी का वो दो बार आ रहा है, दो बार यानी कि एक कार्डियक साइकिल में दो बार ब्लड आ रहा है, क्योंकि ब्लड तो पूरे ही टाइम हमारे हार्ट में आएगा, ठीक है। जितनी बार हमारे ब्लड को प्यूरिफाई होने की आवश्यकता होगी, ब्लड उतने ही बार यहाँ पे आएगा। लेकिन क्या हुआ, एक कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल में हमने कहा दो साउंड आपको मिलते हैं, पहला होता है लब और दूसरा होता है डब, ठीक है। इन दोनों साउंड में तो यहाँ पे एक कार्डियक साइकिल और एक कार्डियक साइकिल में हमारे हार्ट में दो बार ब्लड आ रहा है। एक बार तो आपने देखा कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ पे, आपके राइट एट्रियम में आया, ठीक है। एक बार ये हो गया है। फिर यहाँ से वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में चला गया है। और दूसरी बार क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आपके लेफ्ट एट्रियम में आया है। तो दो बार यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लड आ गया है आपके हार्ट में, पहली बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट जिनमें होता है उनमें यहाँ पे डबल सर्कुलेशन ही चलता है। डबल का मतलब क्या है कि पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका जो हार्ट है, अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि आपको इमेज में क्या दिख रहा है, आपके बॉडी ऑर्गन से हार्ट में ब्लड आ रहा है, हार्ट से ऑर्गन में ब्लड जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, हार्ट से लंग्स में गया और लंग्स से हार्ट में गया। एक तो ये चीज हुई। एक हमने कहा कि जो हमारा हार्ट है उसमें जो ब्लड है वो दो बार यहाँ पे आ रहा है एक कार्डियक साइकिल में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे जो प्लांट्स है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, क्योंकि आपने देखा कि जो प्लांट है, प्लांट में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पहले ये चीजें देख लेते हैं। आपने कहा सबसे मेन पानी है, ठीक है, भोजन है, और यहाँ पे खनिज है। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पे रिलीज होते हैं, लेकिन मेनली इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है। तो कुछ एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। इन तीनों ही चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आप जानते हैं कि पानी क्या है, जड़ से जो पानी है वो पौधे के हर एक भाग में पहुंचेगा। आप जानते हैं जो भोजन है, भोजन भी पत्तियों से हर एक भाग में पहुंचेगा। और जो खनिज है वो पानी के साथ ही क्या करते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो खनिज भी कहाँ से, जो जड़ होती है, जड़ क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी, पानी के साथ खनिज भी एब्जॉर्ब होंगे और ये क्या करेगी, हर एक बॉडी पार्ट में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस करेंगे किसके द्वारा होते हैं, ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे किसके द्वारा होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहले ऊतक की, यानी कि टिश्यू। देखिए, आपने पढ़ा है यहाँ पे ऊतकों के बारे में, दो प्रकार के ऊतक आपने पढ़े हैं। चाहे जब आप प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, आपने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हैं जिनमें डिवीजन हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं और अपनी सेल में क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। दूसरे आपके पास आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक आते हैं।
कैसे ऊतक हैं? जटिल हैं। कैसे हैं? स्थायी हैं, जिनमें की डिवीजन नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने पूरा चार्ट पढ़ा है। आपने कहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू, वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 प्रकार के होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये आपको आइडिया लग गया है। अब बात कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। बात करते हैं जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, अब आपको दिखा रखा है, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखा रखा है ये है जाइलम, ये जो आपको येलो कलर में दिखा रखा है इसे कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, अब जनरल पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन सा किन चीजों का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हम जाइलम को यहाँ पे दिखाएंगे ब्लू कलर से। क्यों ब्लू कलर से दिखा रहे हैं? क्योंकि जाइलम क्या करता है, जाइलम से जल का परिवहन होता है। ज से जाइलम, ज से जल, हम छोटी क्लासेस में ऐसे ही याद करते थे। इस जाइलम से जो पानी है इसका ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा तो इसके साथ क्या होगा, मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये मिनरल्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि जाइलम से जल और खनिज लवणों का यहाँ पे परिवहन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम की। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये आपका स्टेम है बाहर। ठीक है, ये स्टेम होगा और स्टेम के अंदर क्या होंगे आपके, यहाँ पे टिश्यू पाए जाएंगे, ऊतक पाए जाएंगे, और ये है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा, यहाँ पे भोजन का परिवहन करेगा। तो लिख लेते हैं, आपने कहा कि यहाँ से जल और खनिज का क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। ठीक है, और आपने कहा यहाँ से क्या हो रहा है, भोजन का परिवहन हो रहा है। अब आपने क्या देखा, जब आपने जाइलम को देखा, चाहे आप इस इमेज को देखें या फिर आप इस इमेज को देखें, आपने कहा जब जाइलम से यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं, इमेज को देख सकते हैं। जब जाइलम से हमने क्या किया, हमने दिखाया कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आपने एरो देखा। एरो में आप क्या देख रहे हैं, आप दिशा बता रहे हैं कि किस दिशा में हो रहा है। तो जाइलम से जो पानी और खनिजों का परिवहन है वो ऊपर की ओर हो रहा है, यानी कि वो एक दिशीय है, यूनिडायरेक्शनल है। हम काफी बार ये चीजें पढ़ते हैं, जब हमने टिश्यू के बारे में बात की थी तब भी हमने ये लाइन कही थी। जाइलम में जो परिवहन हो रहा है, आप कंपेयर कीजिए, दो जो आपके पास जाइलम आया है, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाया गया है, या फिर जो हमने यहाँ पे अभी बनाया है, उसमें हमने क्या दिखाया है, एक एरो दिखाया है और एक ही साइड को दिखाया है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है, जल और खनिज का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा एक ही दिशा में हो रहा है। आपने क्या देखा कि जो जड़ है वो पानी को ऊपर की ओर भेज रही है, जिसे आप कहते हैं यूनिडायरेक्शनल और एक दिशीय परिवहन। ठीक है, ये बात तो हुई जाइलम की। अब आप ध्यान देंगे फ्लोएम पे। जब हमने फ्लोएम बनाया तो हमने क्या की, उसमें एक ही दिशा हमने नहीं बताई है, हमने वहां पे जो डायरेक्शन बताई हैं वो दोनों डायरेक्शन बताई हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा, ये क्या है, नीचे की ओर की डायरेक्शन है, ये क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। तो आपने डिफरेंस क्या देखा, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम में आपने कहा सबसे पहला डिफरेंस है, जाइलम से जल यानी कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। जो फ्लोएम है, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जब आपने एरो करके दिखाया कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये किस प्रकार से हुआ, तो आपने ऊपर की ओर भी एरो करके दिखाया और नीचे की ओर भी एरो करके दिखाया, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, द्विदिशीय है। तो आप समझ रहे हैं कि भोजन कहाँ पे बना है, आपने कहा भोजन बना है पत्तियों में, और इस भोजन को नीचे भी जाना है इस तने में, ऊपर भी जाना है इस शाखा में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो भोजन का परिवहन है, फ्लोएम से होने वाला जो परिवहन है वो द्विदिशीय होता है, ऊपर भी और नीचे भी। जाइलम से होने वाला जो परिवहन है वो ऊपर की ओर ही होता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो कि बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि जो मिट्टी से जो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर जो मिट्टी से जो मिनरल्स एब्जॉर्ब हो करके जो वो क्या करते हैं,
उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आप क्या कहेंगे कि जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम के द्वारा होगा। जब किसकी बात आएगी? जब बात आएगी कि जड़ों से जब मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है पानी के साथ, तो उसका परिवहन कौन करता है? आपने कहा जाइलम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा एक ये शाखा है और एक ये शाखा है, ठीक है। अब इस शाखा में जो, या फिर रुकिए, हम नीचे वाली शाखा को लेंगे। नीचे वाली शाखा को क्यों लेंगे? एक ऊपर वाली शाखा को हम ले रहे हैं, एक नीचे वाली शाखा को हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मेच्योर हो गया। आपने देखा होगा कि जो पत्तियां नीचे की ओर लगी होती हैं वो मेच्योर लीफ होती हैं, ठीक है। और जो लीफ ऊपर की ओर होती हैं वो कैसी होती हैं? इमेच्योर होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। आपने कलर का भी डिफरेंस देखा होगा। यहाँ आपको डार्क कलर दिखने को मिलता है और यहाँ आपको लाइट कलर देखने को मिलता है, क्योंकि लीफ अभी मेच्योर नहीं हुई है। अब क्या होता है कि जो मेच्योर लीफ है, ये मेच्योर लीफ है, इसमें जो मिनरल्स हैं वो सफिशिएंट मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में इस लीफ में क्या है? मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो अभी इमेच्योर लीफ है, यानी कि इसमें क्या है? मेच्योरिटी नहीं आई है, परिपक्व नहीं हुई है लीफ, इसमें जो मिनरल्स की संख्या है या मिनरल्स का अमाउंट है ये क्या होगा? कम होगा। चलिए, अब क्या हुआ? ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इस मिट्टी में मिनरल्स की जो मात्रा है वो कम हो गई है, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो लीफ है, जो इमेच्योर लीफ है, जो छोटी है अभी, जिसमें अभी परिपक्वता नहीं आई है, उसे मिनरल्स की आवश्यकता होगी। और अगर मिनरल्स की आवश्यकता होगी तो किस पे डिपेंड है? ये है डिपेंड जाइलम पे। और जाइलम किस पे डिपेंड है? जो रूट होती है, जो जड़ होती है, उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जड़ क्या करेगा? जड़ एब्जॉर्ब मिनरल्स को तभी करेगा जब मिट्टी में मिनरल्स पाए जा रहे हैं। मिट्टी में मिनरल्स ही नहीं पाए जा रहे हैं तो जड़ क्या चीज एब्जॉर्ब करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब होगा क्या? इस लीफ को ज्यादा मिनरल्स की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्या है? इसकी ग्रोइंग फेज है, इसकी ग्रोथ हो रही है और इसे ज्यादा मिनरल्स चाहिए, इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कम्पेयर टू ओल्ड लीफ, क्योंकि इसकी क्या है? इसमें मेच्योरिटी आ गई है पूरी, ठीक है। अब इसे क्या है? इसे प्रॉपरली यहाँ पे क्या चाहिए? प्रॉपर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए मिनरल्स का या पानी का। तो क्या होता है कि इसमें तो मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इसमें मिनरल्स की कमी आ गई है, तो इससे जो मिनरल्स है वो इस लीफ में चले जाते हैं। इस पत्ती से मिनरल्स इस पत्ती में क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये किसकी वजह से होगा? अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है, क्या जाइलम ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पे अब जाइलम ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, अब यहाँ पे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्या होगा कि जब भी जो मिनरल्स हैं वो जड़ के द्वारा अवशोषित होंगे तो वहां पे कौन होगा? वहां पे होगा जाइलम, ठीक है। जब भी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जड़ के द्वारा किया जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हो रहा है? हमने कहा कि वो जो एब्जॉर्प्शन होगा वहां पे जो जाइलम है वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता है, यानी कि प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तब ये ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम। एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ, हमने क्या बात की? हमने कहा है कि जब भी जाइलम का जब भी खनिजों का जो ट्रांसपोर्ट है वो मिट्टी से पेड़ में होता है, या मिट्टी से या फिर जड़ से पौधे के अलग अलग भागों में होगा, तब होगा जाइलम के द्वारा। लेकिन जब जो मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में होगा, तब ये ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के द्वारा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि फ्लोएम में ही बाई डायरेक्शनल मूवमेंट पाया जा रहा है, ठीक है, या बाई डायरेक्शनल जो ट्रांसपोर्ट है वो पाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? आपने क्या समझा? जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? और अभी आपने देखा कि अगर खनिजों का ट्रांसपोर्ट जड़ के द्वारा हो रहा है तो कौन करेगा, और अगर पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में हो रहा है तो कौन करेगा? इतनी बात क्लियर है? तो पढ़ लेते हैं, इन बेसिक सी चीजों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता रखा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या बताया गया है? प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू प्लांट, यानी कि पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष संवहनी ऊतक होते हैं, जो कि दो प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि दो प्रकार के क्या होते हैं? यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसे आप संवहनी ऊतक कहते हैं।
पहला है आपके पास जाइलम और दूसरा है आपके पास फ्लोएम, ये आप जानते हैं। तो जाइलम के बारे में क्या बताया गया है? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट इज composed of tracheas, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fiber। मैंने आपको कहा था आप पढ़ के लेके आएंगे जाइलम और फ्लोएम क्या है, किस प्रकार के ऊतक हैं, क्या इनका काम है और किस प्रकार की सेल से मिलकर के बने हैं, क्यों हम इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह रहे हैं। हमने क्या कहा, जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक है। क्यों हम इन्हें जटिल कह रहे हैं? क्योंकि जो सरल स्थायी ऊतक थे वो एक ही प्रकार की सेल से मिलकर के बने थे। देखिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्या कहा गया है एक ही प्रकार की सेल से, क्या मतलब है? हमने कहा ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और आपने क्या देखा, बहुत सारी सेल हैं लेकिन सब एक ही प्रकार की हैं, सब आपको गोल गोल कुछ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब हमने कहा एक प्रकार की सेल हमारे पास ये आती है। अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपको अलग अलग प्रकार की सेल दिखाई दे रही हैं, कुछ आपको गोल दिखाई दे रही है तो कुछ आपको कैसी दिखाई दे रही है, बेलनाकार दिखाई दे रही है। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे उनमें यही था कि वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने थे। और कितनी कोशिकाएं थी? आपने कहा चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के जाइलम बना रही थी और चार अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के फ्लोएम बना रही थी, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, जाइलम पानी और आपको कहा गया है जाइलम पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यह ट्रैकिड्स जाइलम वाहिकाओं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। ये आपको कोशिकाओं के नाम बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। जो ट्रैकिड्स और जाइलम वाहिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, संवहनी तत्व होती हैं। मेनली यहाँ पे क्या है, जो ट्रैकिड्स और जो जाइलम वाहिकाएं होंगी उनमें क्या हो रहा होगा, परिवहन हो रहा होगा। तो बाकी और क्या करती हैं, बाकी और कोई यहाँ पे क्या कर रहा होगा, स्टोरेज का काम कर रहा होगा, कोई यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। जब आपने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है आपने सारी चीजों के बारे में पढ़ा है कि कौन सी सेल का क्या फंक्शन है, इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। The xylem makes a continuous tubes in a plant which runs from root to stem and right up to the veins of leaf। यानी कि जाइलम पौधों में एक सतत नली बनाता है जो जड़ों से तने तक और पत्तियों तक की शिराओं में चलती हैं। अब आपने क्या देखा कि ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है ये सिर्फ जड़ और तने में नहीं पाई जाएंगी, ये पत्तियों तक पहुंची रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें चाहिए, चाहे आप पानी की बात करिए, चाहे आप भोजन की बात करिए, चाहे आप खनिज की बात करिए, ये पत्तियों तक क्या होता है, इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया है कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या करता है, पत्तियों से पानी और खनिज को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं फ्लोएम के बारे में। आपने कहा फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर्स, ठीक है। अब कहा गया कि जो फ्लोएम है वो भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोएम छलनी नलियों, साथी कोशिकाओं, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर से बना होता है। ये हैं चार प्रकार की जो सेल्स होती हैं जिससे मिलकर के फ्लोएम यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट आपको कहा गया है सी ट्यूब्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होंगी, जो छलनी नलिकाएं होंगी वो क्या होंगी, यहाँ पे प्रवाही नलिकाएं होंगी। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को, ये जो लाइन है ये आपको यहाँ पे गलत बताई गई है। जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होगा, जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होगा वो यहाँ से जड़ से और भागों तक नहीं पहुंचाई जाएगी, ठीक है, पत्ती से पौधे के दूसरे भाग को पहुंचाई जाएगी। वही यहाँ पे भी जो लाइन है यहाँ पे क्या कहा गया है कि पत्तियों से पानी और खनिजों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाती हैं। पत्तियों से नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग, एक भाग से दूसरे भाग भी नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जो यहाँ पे जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक दिशीय हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइंस है इन्हें आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। चलिए अब आपको बताया है एक्सेंट ऑफ सैप यानी कि रस का आरोहण क्या होता है ये देख लेते हैं। आपने कहा द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट
plant parts is called a extent of sap. Many factors are at play an extent of sap and it takes place in many steps. They are explained as follows. यानी कि जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पानी और खनिजों की ऊपर की ओर गति को रस का आरोहण कहा जाता है। एक्सटेंट ऑफ सैप क्या है? पानी का ऊपर की ओर चढ़ना ही एक्सटेंट ऑफ सैप है। ठीक है, क्या कहा गया? देखिए, पानी कहाँ चढ़ रहा है? ऊपर की ओर गति कर रहा है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है। रस के आरोहण में कई कारक भूमिका निभाते हैं। यह कई चरणों में होता है जो जिन्हें कि निम्न प्रकार से समझाया गया है। तो किस प्रकार से समझाया गया है? आपको कहा गया है रूट प्रेशर। सबसे पहले देखिए, आप पढ़ रहे हैं एक्सटेंट ऑफ सैप के बारे में, ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं पानी ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है। पानी ऊपर की ओर कैसे चढ़ेगा, उसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर में क्या आपको बताया गया है? तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा द वॉल्स ऑफ अ सेल्स ऑफ अ रूट हेयर आर वेरी थिन। ठीक है, जो यहाँ पे रूट हेयर की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा पतली होती हैं। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जब आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा होगा तो आपने कहा कि जो पानी है वो रूट हेयर के माध्यम से जड़ में प्रवेश कर जाता है ऑस्मोसिस के द्वारा। क्या है ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या आपको कहा गया है कि पानी का क्या है? पानी की गति है, पानी का मूवमेंट है, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है? प्रवाह करता है। यानी क्या हो रहा होगा कि जो जड़ है, जब आप 11th में जाएंगे आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये है रूट, ठीक है, ये है मिट्टी, ये पूरी मिट्टी है, और मिट्टी में क्या है? पानी है। मिट्टी में आपने कहा पानी है, ये पूरा पानी है। अब यहाँ पे हो रही है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने पढ़ी है। ऑस्मोसिस में क्या होगा? सिंपली इतना होगा कि जो यहाँ पे पानी है वो उच्च सांद्रता से, यहाँ पे क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। इसके कंपैरिजन में अगर हम रूट को देखें तो रूट में जो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। अभी आप सिंपली इतना समझिए, ठीक है, कम होगी। तो पानी ने क्या किया? अंदर की ओर क्या किया? प्रेशर डाला, अंदर की ओर मूव कर दिया है। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं। आपको क्या बताया गया है? आपने कहा जड़ बालों की कोशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती हैं। रूट हेयर की बात की जा रही है, जड़ रोम की बात की जा रही है। ठीक है, परासरण के कारण मिट्टी का पानी जड़ों बालों में प्रवेश करता है। जड़ बाल नहीं कहेंगे आप, इसे क्या कहेंगे? जो यहाँ पे क्या होते हैं, आपने रूट के बारे में पढ़ा होगा। रूट में क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे आप जड़ रोम कहते हैं। क्या कहेंगे? जड़ रोम कहेंगे। जड़, ठीक है, जड़, ठीक है। बालों की जगह आप क्या लिखेंगे? जड़ रोम लिखेंगे। ठीक है, जड़ का दबाव तने के आधार तक पानी की गति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक तो ये है, यहाँ पर रूट प्रेशर है। रूट प्रेशर में क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस के कारण क्या हो रहा है? जो पानी है वो बाहर से अंदर की ओर एंटर कर रहा है। दूसरा आपके पास आता है कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन में आपको क्या बताया गया है? अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड अ कैपिलरी। वाटर और एनी लिक्विड राइज in the capillary because of physical force and this phenomena is called a capillary action. Water in stem rise up to high because of a capillary action. कहा गया है एक बहुत महीन नली को केशिका कहते हैं। पानी या कोई भी तरल पदार्थ भौतिक बलों के कारण केशिका में ऊपर उठता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? केशिका क्रिया कहा जाता है। केशिका क्रिया के कारण तने में पानी कुछ ऊंचाई तक ऊपर बढ़ता है। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है? एडेशन आता है। एडेशन में आपने क्या कहा? कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दो चीजें आप पढ़ेंगे, एडेशन और कोहेशन आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आपने कहा वाटर मॉलिक्यूल्स मेक अ कंटिन्यूअस कॉलम इन द जाइलम बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ एडेशन एंड कोहेशन अमंग द मॉलिक्यूल्स। आपको कहा गया है कि पानी के अणुओं का असंजन और सामंजस्य, पानी के अणुओं के बीच असंजन और सामंजस्य की शक्तियों के कारण जाइलम एक सतत स्तंभ बनते हैं। देखिए,
ये जो चीज़ें हैं इसे आप सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं, देखिए। ये है लीफ, ठीक है, और ये है स्टेम। पहले लिख लेते हैं, ये स्टेम है और ये आप जानते हैं लीफ है। अब लीफ में एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसे आपने कहा स्टोमेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए नीचे से क्या हुआ, रूट प्रेशर के कारण जो पानी है वो रूट के अंदर एंटर हो जाता है और इस प्रकार से क्या करता है, इस प्रकार से क्या करेगा, एक नली जैसी संरचना बनाएगा। नली यानी कि ये पानी के मॉलिक्यूल है, क्या है, ये पानी के मॉलिक्यूल है, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल है। ये आपके पास क्या आते हैं, पूरे पानी के मॉलिक्यूल हैं, ये सारे क्या है, पानी के मॉलिक्यूल हैं, H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। और H2O मॉलिक्यूल में कुछ चीजें आपको ध्यान देने योग्य हैं, जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल है एक फोर्स है इन दोनों के बीच में, एक फोर्स है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, और एक फोर्स है यहाँ पे जाइलम, और ये स्टेम है और यहाँ पे क्या होगा, जाइलम होगा, ठीक है। और एक फोर्स होगा जाइलम और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे हम एडेशन कह रहे हैं क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, सटे हुए हैं, ठीक है, और अपने आपस में भी क्या है, ये जुड़े हुए हैं। तभी क्या हो रहा है, देखिए अभी आपको पता चलेगा, पूरी चेन आगे की ओर बढ़ती गई आगे की ओर। अभी तक ये क्या है, H2O है, लिक्विड में है। अब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। क्या होती है ट्रांसपिरेशन, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है। स्टोमेटा हमने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस जब आपने पढ़ी थी इसी चैप्टर में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, हमने स्टोमेटा पढ़ा है, हमने ट्रांसपिरेशन भी पढ़ा है। ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, आपने कहा ये तो क्या था, H2O था जो कि लिक्विड फॉर्म में था, अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर इस स्टोमेटा से भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये पूरे क्या है, इस प्रकार से मॉलिक्यूल यहाँ पे चेन बनी हुई है। अब आपने क्या कहा, जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा है वैसे वैसे मॉलिक्यूल आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक चेन जैसा हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ा तो इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, और ये पूरी प्रोसेस यहाँ तक फॉलो हो रही है, यानी कि पूरी एक चेन बन रही है। सोचिए अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, जो फोर्स है वो कम हो जाए और ये क्या हो जाए, यहाँ पे क्या आपको खाली जगह मिल जाए तो क्या होगा, ये चेन टूट जाएगी, ये चेन यहाँ पे क्या होगी, टूट जाएगी। चेन टूट जाएगी तो फिर से क्या होगा, यहाँ तक पानी को पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल रहे हैं, और जैसे जैसे बाहर निकल रहे हैं ये आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, इस प्रकार से पानी आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो ट्रांसपिरेशन भी एक रीजन होता है किसके लिए, यहाँ पे पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए। सोचिए कि यहाँ से अगर पानी आगे ही ना बढ़े तो ये मॉलिक्यूल आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मॉलिक्यूल आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, यही चीज आपको बताई गई है। अगर आपको जो लैंग्वेज है वो समझ ना आए तो आपने प्रोसीजर समझ लिया है, अब आप क्या करेंगे, इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको बताया गया है ट्रांसपिरेशन पुल, जो अभी हमने बात की है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वास्पोसर्जन खिंचाव, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, तो रूट प्रेशर आप ध्यान रख लीजिएगा, दूसरा आप ट्रांसपिरेशन पुल को ध्यान रख लीजिएगा। तो ट्रांसपिरेशन पुल में आपको कहा गया लॉस ऑफ water vapor through a stomata and lenticles in plants is called transpiration। अब आपके लिए होमवर्क है, उसे आप नोट कीजिए। पहले एक शब्द आया है आपके पास लेंटिकल्स, ठीक है, एक शब्द आया है आपके पास लेंटिकल्स। क्या होते हैं लेंटिकल्स, ये आप घर से पढ़ के लेके आएंगे कि क्या होते हैं लेंटिकल्स और कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गया है ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा क्रिएट्स अ वैक्यूम व्हिच क्रिएट्स अ सक्शन कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। द ट्रांसपिरेशन पुल सक्स द वाटर कॉलम from the xylem tube and thus water is able to rise to great height in even the tallest plant।
अब आपको क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा पौधे में रंध्र और मसूर के माध्यम से जल वाष्प की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। का मतलब है लेंटिकल्स, जो कि आपको होमवर्क में दिया गया है। ठीक है, रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन से निर्वात बनता है, जो एक सक्शन बनाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और यही क्या कर रहा है, खिंचाव बना रहा है इस प्रकार से। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जाइलम नलिकाओं से पानी के स्तंभ को खींच लेता है और इस प्रकार पानी सबसे ऊंचे पौधे में भी काफी ऊंचाई तक बढ़ने में सक्षम होता है। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जो हायर प्लांट जिन्हें आप पढ़ते थे, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, और वहां पर भी क्या होता है, जो पानी है वो जड़ से टॉप में पहुंच रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीजों को आप नोट करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स में परिवहन हो रहा है। चलिए, ये तो आपने पढ़ा यहाँ पे जल का परिवहन किस प्रकार से होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि भोजन का परिवहन। आपने कहा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि पौधों में भोजन का परिवहन ऊर्जा के उपयोग के कारण होता है। Thus, unlike the transport through xylem, it is a form of active transport. Moreover, the flow of substance through the phloem takes place in both directions, that is, in a two-way traffic in phloem. यानी कि आपको क्या कहा गया है, इस प्रकार जाइलम के माध्यम से परिवहन के विपरीत यह सक्रिय परिवहन का एक रूप है। इसके अलावा फ्लोएम के माध्यम से पदार्थों का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, यानी कि फ्लोएम में दोनों तरफ का यातायात पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट लाइन आपको क्या बताती है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पढ़ेंगे, जाइलम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बता रही है। तो ये आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में किस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो हमारा टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।